आवाज थोड़ा साउंड बाहर से कम रखिएगा। स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा इकोनॉमी का क्लास चल रहा है, हम लोग का सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने जो पिछला क्लास हमारा था उस क्लास में हमने इन्फ्लेशन को समझा था, मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति क्या थी, मुद्रास्फीति से मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका परचेसिंग पावर कैसे कम होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन जो एक प्रश्न पेपर में आता है वो प्रश्न उस क्लास में मैंने नहीं कराया था, तो मैं चाहता हूं पहले आपको वो प्रश्न हम कर लें जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और थोड़ा पीछे इन्फ्लेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन कराता हूं तो उसके साथ साथ एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है और स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बहुत ही गलत करते हैं, और आप भी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में आया है। तो अगर आप अलग तरीके से कोई प्रैक्टिस सेट किए हैं तो आपको चीजें पता चल जाएंगी कि आखिर ये क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। और दूसरी बात कि मैं आपको आज इन्फ्लेशन नहीं समझाने वाला हूँ, इसलिए आप तो ये मत सोचिएगा सर आप इन्फ्लेशन बताए नहीं और इन्फ्लेशन पे आपने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन समझना है तो इसके पीछे का लेक्चर जो मैंने आपको दे चुका हूँ उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं। उसको समझने के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि अगर मुद्रास्फीति में इन्फ्लेशन के दौरान अगर मुद्रा का इन्फ्लेशन हो रहा हो, उस स्थिति में कर्ज या ऋण देने वाले को फायदा है या फिर ऋण लेने वाले को फायदा है। यही मेरा प्रश्न है। मेरे प्रश्न का तात्पर्य यह है कि मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं और जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहां से, ये क्वेश्चन है कि जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो किसी देश में तो उस स्थिति में ऋण लेने वाले को फायदा है या ऋण देने वाले को फायदा है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो आइए पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रश्न क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हमने प्रश्न किया इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन में ये चीज हम देखेंगे कि आखिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो उस स्थिति में किसको फायदा होने वाला है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जैसे 22 लाख मान लो, थोड़ा सा समझते हुए चलेगा। मैंने बताया कि जैसे 50 रुपए की कोई वस्तु थी और वह वस्तु, ये मान लीजिए 2015 में किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए थी और वही वस्तु हम 2017 में उसको 60 रुपए में खरीद रहे हैं, 60 रुपए में पा रहे हैं। और जब उस वस्तु को हम 60 रुपए में पा रहे हैं तो इसका मतलब वही वस्तु है जो कि हमको 2 साल बाद 60 रुपए में मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुद्रा की वैल्यू यहाँ कम हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि 2015 में जो 50 रुपए था वो आज के 2017 के 60 रुपए के बराबर है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, परचेसिंग पावर कम हो गया। और यही जो परचेसिंग पावर कम हुआ उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहां से 10 आपके रुपए के हिसाब से देखिए तो 10 रुपए का इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन अगर आप इसको प्रतिशत में निकाल कर देख सकते हैं तो लगभग 10, ये आपका 10 25 50 और ये आपका 20, मतलब कहीं ना कहीं 20% का इन्फ्लेशन हुआ इसमें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता यह है कि अगर ये चीज अगर आप ध्यान से सुने, अगर इन्फ्लेशन किसी देश में बढ़ रहा हो, जैसे 22 लाख आप मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन 5% भी हो सकता है, इन्फ्लेशन 10% भी हो सकता है,
या इन्फ्लेशन 15% और मैक्सिमम 11%, 12%, 13%, मतलब जो भी हो किसी भी देश में। तो उस स्थिति में होता क्या है, जैसे मैंने अपने दोस्त को, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही था कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो ऋण लेने वाले को फायदा है इन्फ्लेशन में या फिर ऋण देने वाले को फायदा है। हमने अपने दोस्त को 5,000 रुपए, कितने रुपए? 5,000 रुपए। अगर हमने अपने दोस्त को 5,000 रुपए दिए और हमारे दोस्त के ऊपर हमने कोई ब्याज नहीं रखा, क्या नहीं रखा? ब्याज नहीं रखा उसके ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी दोस्त को जरूरत के हिसाब से आप दे सकते, आवश्यकता पड़ी तो आप उसको दे दिए। और अगर उसने 5,000 रुपए बोला आपसे कि भाई हमको दे दो, मुझे जरूरत है, और जैसी हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी मैं आपको पैसे लाकर दे दूंगा, ठीक। अब वो क्या किया कि आपसे पैसे ले लिया। जब वो आपसे पैसे लिया, कितने रुपए लिया बंधु? 5,000 रुपए लिया। जब उसने 5,000 रुपए आपसे लिया और इस 5,000 रुपए का इन्फ्लेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन उस देश में बढ़ रहा है तो, अगर बाई लक मान लो कि ये व्यक्ति को हमने पैसा दिया था 2015 में और 2015 में इसको 5,000 रुपए दिया और वो हमको पैसा लौटाया कब? 2017 में। और वो कितना लौटाया? 5,000। कितना लौटाएगा? 5,000। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उस देश में मुद्रा का इन्फ्लेशन अगर 5% है या मुद्रा का इन्फ्लेशन मान लो 10% हो चुका है, 2017 में मुद्रा का इन्फ्लेशन कितना परसेंट हो चुका है? 10% हो चुका है। तो 5,000 का 10% कितना होगा? 500। इसका मतलब इस मुद्रा का एक्चुअल मान कितना हो गया? 500। इसमें से अगर आप घटा दो तो 4,500 रुपए। कितना हो गया? 4,500 रुपए। क्यों? क्योंकि मुद्रा का इन्फ्लेशन हो रहा है। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इन्फ्लेशन जो होता है वो दिखता नहीं है, उसे केवल महसूस किया जाता है। और इस तरीके से वो 5,000 रुपए तो हमको दिया, लेकिन मुद्रा का इन्फ्लेशन 10% हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी है इस मुद्रा का, जो हम 5,000 रुपए हाथ में लिए हैं, वो एक्चुअल में 4,500 रुपए है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जो पिछला मैंने क्वेश्चन आपसे अभी किया है उसका उत्तर क्या होगा आपको पता चल गया? बिल्कुल। चलिए अब इस बात को हम समझ लेते हैं। आप सोचो, आपने उसको दिया कितना था? 5,000। अगर आपने उसको 5,000 रुपए दिया और वो भी आपको 5,000 रुपए दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन कितना परसेंट है? 10%। तो आपके हाथ में तो 5,000 रुपए मूल्य के नोट हैं, लेकिन उसका 10% अगर आप कम कर दो तो एक्चुअल मान उस मुद्रा का कितना है? 4.5%। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा हो और इन्फ्लेशन के दौरान अगर हम किसी को ऋण दें, तो अगर हम ऋण देते हैं तो उसमें लेने वाले को फायदा होगा और देने वाले को क्या होगा? घाटा होगा। क्या होगा? घाटा होगा। मतलब ऋण दें तो फायदा तो तब होगा ना जब आप उस पर रेट रखो, ब्याज का रेट रखो। अगर आप ब्याज का रेट नहीं रखेंगे तो यहां से प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। ये बात आप समझ गए? प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप किसी भी दोस्त को इन्फ्लेशन के दौरान अगर आप ऋण देते हैं तो उस स्थिति में जो लेने वाला होगा उसे फायदा होगा और देने वाले को क्या होगा? घाटा होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कराना था। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी के पेपर में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एसएससी के पेपर में पहले 2011-12 से मैंने इस चीज को देखा था कि यहाँ से ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ मजा भी आ जाए आज। ठीक है, और आप लोग आराम से पढ़िए, बहुत ही आनंद पूर्वक पढ़िएगा। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप थोड़े से क्लास को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अगर सच में आप एग्जाम को लेकर, अपने पेपर को लेकर सीरियस है, तो मैं चाहता तो आपको कम क्लास में भी इस चीज को दे सकता था, वो छोटे चीज में भी दे सकता था और दे भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका विधिवत कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए।
तो थोड़े क्लास लंबे हो जाते हैं, और जो लोग सीरियस इस चीज़ को समझ रहे होंगे और जो परीक्षाओं को लेकर सीरियस हैं और उनको आगामी परीक्षाओं में जो सम्मिलित होना है और बहुत ही मेहनत कर भी रहे होंगे वो, और इस समय का वो भरपूर फायदा ले रहे होंगे, क्योंकि घर बैठ के वो अपना टाइम पास न भी करते होंगे, मुझे उम्मीद है। और आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 50 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके पीछे पर्पज है, और उसका ये मतलब है कि आप इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखते रहिए कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और लास्ट में जब मैं इकोनॉमी आपको कवर कर दूंगा तो मैं आपको बताया भी था कि मैं आपको पीडीएफ इसका दूंगा, उससे आप प्रिंट आउट निकाल कर उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई सुझाव होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस पर जरूर काम करना चाहूंगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा मुद्रा संकुचन, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है, इनको एक साथ समझते चलते हैं। मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन क्या है? तो पहले मुद्रा संकुचन से पहले आप इस चीज समझिएगा। मैंने आपके मन में प्रश्न होगा कि सर आपने मुद्रा स्फीति तो पढ़ा है लेकिन मुद्रा अविस्फीति नहीं बताया। मुद्रा स्फीति तो आपने बता दिया लेकिन मुद्रा अविस्फीति नहीं बताया, तो अविस्फीति को हम आगे देख लेंगे। अविस्फीति में ठीक आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मुद्रा स्फीति का टोटल उल्टा होता है मुद्रा अविस्फीति। मतलब तो आप मुद्रा स्फीति अगर पढ़े होंगे तो मुद्रा अविस्फीति उसको लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर लास्ट में छोटा सा एक पॉइंट है उसको समझा देंगे, ठीक है। मुद्रा संकुचन की बात करें कि मुद्रा संकुचन क्या है। जैसे आपको मालूम है कि अगर कोई भी चीज हमारे पास होती है, अगर हमारे पास कुछ चीजें ज्यादा हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू कम कर देते हैं, इतना तो आप जानते ही। जैसे आप मान लीजिए आपके पास पैसे हैं लेकिन पैसे ज्यादा हैं, 10 रुपए के आपके पास 10 नोट है, तो आप 10 रुपए खर्च करने के लिए आप ज्यादा नहीं सोचोगे। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 10 रुपए के केवल एक ही नोट हो तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे। ये चीज आप समझ रहे हैं मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो चीज मार्केट में ज्यादा होगी उसकी वैल्यू होगी कम। क्या होगी? कम होगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर मार्केट में पैसे ज्यादा है तो उसकी वैल्यू लोग कम कर देंगे, लेकिन अगर वही मार्केट से पैसे कम हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इसी के लिए हमारे देश में आरबीआई कुछ हथकंडे अपनाती है, और उसी के सहायता से आरबीआई कुछ ऐसे रूल्स बनाई है जो कि मैं पीछे भी बताया था और इसको विस्तार से थोड़े समझा देता हूं। तो वो हथकंडे क्या अपनाती है जिससे कि मुद्रा की वैल्यू बरकरार रहे? एक चीज ध्यान रखें, वही मुद्रा अविस्फीति में क्या करती है? आपने देखा कि मुद्रा स्फीति में सरकार मतलब आरबीआई का काम होता है कि मुद्रा की वैल्यू को बरकरार रखना, मुद्रा की वैल्यू को बनाए रखना। लेकिन सरकार पहले क्या करती थी? अपने अंडर में रखी थी, लेकिन मैंने आपको ये भी जानते होंगे कि 1987 से इसको क्या किया गया? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में गया। तो अब आरबीआई क्या करती है? मुद्रा संकुचन के हिसाब से अगर समझे तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुद्रा मार्केट में ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, और खर्च किस प्रकार से करेंगे? वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि वस्तु कम है, मुद्रा ज्यादा है, उस वस्तु की कीमत 20 रुपए है, लेकिन इतनी वस्तु कम होने से ज्यादा लोग उस पर हावी हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। जो वस्तु 20 रुपए में बिकनी थी वो 25 रुपए 30 रुपए में बिकेगी। तो इससे हमारे देश में मुद्रा का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसी को आरबीआई को करना है कम, इन्फ्लेशन को करना है कम। और ये बैलेंस कैसे होता है? जैसे आप इस बात को मानिएगा, अगर आप इस चीज को समझिएगा कि अगर जैसे बाई लक हमारे मार्केट में 5,000 मूल्य की वस्तुएं मार्केट में पड़ी है, और 5,000 मूल्य की वस्तुओं में अब ये भी हो सकता है कि वह वस्तु अलग अलग तरीके की वस्तुएं हो सकती है, लेकिन उनका मूल्य कितना है? 5,000।
तो आरबीआई का कर्तव्य ये बनता है कि उसी मूल्य के हिसाब से वो नोट का निर्गमन करती है। मतलब 5,000 मूल्य के नोट भी वो मार्केट में डालना चाहती है, जिससे व्यक्ति क्या करे, उस चीज को बैलेंस कर पाए। जैसे आप मान सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 कुंटल गेहूं है और आपके पास 10,000 रुपए हैं, अगर 1 कुंटल गेहूं का मूल्य 1,000 रुपए, तो 10 कुंटल गेहूं का मूल्य कितना होगा? 10,000 रुपए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास गेहूं है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे तो है पर गेहूं नहीं है, और दोनों की जरूरतें कैसे पूर्ण होंगी? तो अगर एक चीज बताइए, दोनों का मूल्य समान है कि नहीं? भाई उसके पास 10 कुंटल गेहूं है लेकिन उसका भी मूल्य कितना है? 10,000। और किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, उसका भी मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। तो वो आपस में कैसे लेन देन करेंगे? तो आपस में लेन देन जो करेंगे ना, जैसे भाई लग मुझे मान लो मेरे पास 10,000 है, तो मुझे 1 कुंटल गेहूं की जरूरत है, तो मैं 1,000 रुपए उसको दूंगा और 1 कुंटल गेहूं ले लूंगा। बराबर हो गया। अब उसके पास 9 कुंटल गेहूं बचा, ये आपका 1,000 रुपया, और मेरे पास क्या हुआ? अब 9,000 रुपए 1 कुंटल गेहूं, दोनों बैलेंस हो गया। और जब यही बैलेंस गड़बड़ाता है, जब गड़बड़ होता है, तो उसी स्थिति में जब कभी मुद्रा ज्यादा हो जाए, वस्तु कम हो, और कभी जब वस्तु ज्यादा हो जाए, मुद्रा कम हो जाए, तो यही स्थिति कहलाती है मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति। यहां तक तो हम लोग चीजों को समझ चुके। लेकिन अगर हम यहां से ये चीज देखें मुद्रा संकुचन के लिए, तो मुद्रा का संकुचन का मतलब होता है कि आरबीआई यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश के तहत वो कुछ रूल्स बनाई है, उसी रूल्स को हम आज समझने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप मेरे साथ आसानी पूर्वक एकदम सरलता से मैं समझा रहा हूं, एकदम आप एकदम विधिवत बिना किसी चिंता के एक आसान सी भाषा में आपको मैं मुद्रा संकुचन समझा देता हूं, इसका उपाय क्या है, और बेहतर तरीके से आप इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, देखिए आरबीआई क्या करती है। एक तो आरबीआई का एक सीआरआर होता है, यहां से हम थोड़े सीआरआर को समझेंगे। इसके बाद एसएलआर होगा, इसके बाद आपका रेपो रेट, या तो बोल सकते हैं बैंक रेट, और एक आपका रेपो रेट। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम ध्यान दें, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट या तो आरआर भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको रेपो रेट कहते हैं। अब सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। देखिए छोटे मोटे एग्जाम में तो इसके परसेंटेज ही पूछ लिए जाते हैं, जैसा मैंने पिछले बार यूपीपी के एग्जाम में देखा था, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कैश रिजर्व रेशियो इसके बारे में भी पूछा गया था कि इसका वर्तमान में परसेंटेज आरबीआई ने कितना रखा था, तो वो करंट से क्वेश्चन बन गया था, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी बैंक स्थापित होता है, चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो, चाहे वो निजी बैंक हो, अर्थात चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे वो निजी बैंक हो, अगर कोई बैंक स्थापित होता है तो उसके लिए आरबीआई के कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को उस बैंक को अपनाना पड़ता है, तभी बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करता है, उसको लाइसेंस देता है कि आप अपना व्यापार कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए हम लोगों ने कोई बैंक स्थापित किया, ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई बैंक स्थापित किया तो उसके लिए क्या होगा, आरबीआई कहता ये है, अगर आपने मान लो बैंक स्थापित किया, तो आप जितने का बैंक स्थापित करेंगे, मतलब आपके बैंक का जितना बड़ा आकार होगा, उस बैंक का जितना बड़ा आकार होगा, उस बैंक के आकार के हिसाब से, आकार का मतलब धनराशि के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अगर बाइलक आप मान लीजिए उस बैंक का आकार 100 करोड़ रुपए का है, कितने करोड़ रुपए का, वो 100 करोड़ रुपए का लेकर हम लोग क्या किए, बैंक स्थापित कर लिए। अगर हम 100 करोड़ रुपए का लेकर बैंक स्थापित कर लिए, तो आरबीआई कहती है कि आपकी कुल धनराशि का 4% नगदी हमारे पास होना चाहिए।
कितना परसेंट? 4%। अब आप जान सकते हैं कि 100 करोड़ है तो इसका 4% कितना होगा? 4 करोड़। अब यहां से अगर बाई लगा, आप मान लीजिए कि उसने 4 करोड़ का आपने यहां पे रख दिया। क्यों रखवा रहा है? आप बात को समझिएगा, ये रखवा क्यों रहा है? रखवा इसलिए रहा है कि आपके पास जितना ज्यादा कैश होगा आप उतना ज्यादा क्या करोगे? सबको ऋण दोगे, या उसी से ज्यादा क्या होगा? मार्केट में पैसा फ्लो करेगा, जिससे लोग क्या करेंगे? किसी भी वस्तु की जो उचित मूल्य है उससे ज्यादा लोग क्या करेंगे? उसका मूल्य अदा करके उस वस्तु को लेंगे, जिससे हमारे देश में इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ेगी। ये चीज आप बता रहे हैं कि वो इसके रूल्स हथकंडे अपनाती है कि जिससे कि कैश बैंक के पास जम से कम रहे। और जब कैश कम होता है या तो मार्केट में पैसे भी कम हो जाते हैं, तो उसके लिए वो हथकंडे अपनाती है कि उस कैश को कैसे बढ़ाया जाए। यही चीज हम आज की क्लास को क्लियर करने वाले इस क्लास में, ठीक है। अब देखिए 4% तो ये आपका सीआरआर रख लिया। अब जो सिक्विचरी लिक्विड रेशियो है, संवैधानिक तरलता अनुपात, इसमें क्या है कि वो 21% कर दिया कि आप क्या करेंगे? 21% शेयर और स्वर्ण के रूप में आपका होना चाहिए। मतलब यहां पे ये है कि अगर आपने 100 करोड़ रुपए लिया है, 100 करोड़ रुपए का आपका कुल बैंक का आकार है, तो 4% तो 4 करोड़ कैश होगा, ये नगदी किसके पास होगा? टोटल आरबीआई के पास। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि अगर ये 21% रखा तो 21 करोड़ रुपए का आपके पास क्या होगा? प्रतिभूति, शेयर। शेयर क्या होता है, जैसा आपको आगे हम चल के बताएंगे, हमारा एक टॉपिक ही होगा शेयर मार्केट। तो अभी हम उस चीज पे नहीं जाने वाले क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक से हम हट जाएंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप बस इतना जानते रहिएगा कि शेयर होता है। और शेयर का मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर अपना लेते हैं, वो कंपनी को स्थापित होती है तो उसके पास उतने पैसे नहीं रहते, तो वो अपना शेयर बेचती है, तो उसमें आप पैसा अपना लगाते हो, उसके बदले एक रिसीप्ट आपको देता है आपके नाम से, तो उतने का आपको शेयर होना चाहिए। मतलब यहां से 21% जो होगा ना, ये नगद नहीं होगा, ये स्वर्ण के रूप में होगा, मतलब सोने के रूप में, और साथ साथ अगर आप देखें तो ये प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। ये शेयर प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। मतलब 21 करोड़ रुपए का ये हो गया और 4 करोड़ रुपए का ये हो गया, तो 21 4 25 हो गया, 25 करोड़। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 21% होगा ये बैंक अपने पास रख सकता है, इसे बैंक अपने पास क्या कर सकता है? रखा रहता है, उसके पास होना चाहिए। अब हुआ क्या? अब देखो यहां से ये दोनों हथकंडे जो अपनाती थी आरबीआई, ये मुद्रा को मार्केट से कम करने के लिए, ये दोनों हथकंडे जो अपनाती थी ना, वो मुद्रा को मार्केट से कम करने के लिए अपनाती थी, न कि इसको बढ़ाने के लिए। तो यहां से बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन कम करने के लिए भी हो सकता है, ये कुछ उसके उपाय थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों का यूज अब आरबीआई नहीं करता है, क्योंकि यहां से सिस्टम थोड़ा फेल हुआ, इसके लिए अलग उपाय लगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो मुद्रा अगर संकुचित करना है तो एक चीज आप बताओ, 25 करोड़ तो आपका पहले ही खत्म हो गया, 25 करोड़ आपका किसके पास पहुंच गया? आरबीआई के पास, जिसमें से 4 करोड़ तो आपने नगद के रूप में आरबीआई के पास रख दिया, और 21 करोड़ रुपए का स्वर्ण या प्रतिभूति के रूप में आपने अपने पास रखा है। तो 25 करोड़ रुपए तो आपके पास है नहीं, अब बचा 75 करोड़। अब आप 75 करोड़ से व्यापार कर रहे हो, और इस स्थिति में क्या हुआ कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया। क्यों ज्यादा आ गया? क्योंकि जानते हैं, अगर आप भी इस अपने जो मैं समझा रहा हूं उसको अपने जगह पर रखकर, आप खुद को अपने उस स्थान पर रखकर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई भी होगा तो वो ज्यादा सोचेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड करें। आपको पता होगा कि वो पैसा कमाना चाहता है, बैंक वाला भी पैसा कमाना चाहेगा, तो उसके लिए वो लोन देगा। अगर वो लोन देगा तो ये बताओ कि वो भी तो पैसा कमाना चाहेगा, तो जब वो पैसा कमाना चाहेगा तो उसके लिए क्या उपाय लगाएगा? अब वो पैसा मार्केट में कहां से गया? मार्केट में पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे आया? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि मार्केट में पैसा जो ज्यादा आया वो आरबीआई के द्वारा आया।
लेकिन आरबीआई के द्वारा नहीं आया, ये चीज ध्यान रखिएगा। आरबीआई से पैसा किसने लिया? बैंकों ने। और बैंक ने क्या किया? लोगों को पैसे ज्यादा दिए, जिसके कारण लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए। अब पैसे ज्यादा आया तो वो किसी भी वस्तु को अगर देखा जाए तो उसके उचित मूल्य से ज्यादा पैसे अदा कर रहे हैं, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में मुद्रा को संकुचित करने के लिए आरबीआई ने क्या करता है, यहां से एक सिस्टम ये लगाता है कि वो सीआरआर में और एसएलआर में अगर वो वृद्धि कर दे तो इससे क्या होता है? मुद्रा संकुचित हो जाता है। जैसे आप इस बात को मान लो, अगर वो 4% सीआरआर रखा है और इसी को बढ़ाकर अगर वो 5% कर दे तो थोड़ा सोचो, कितना कर दे? 5% कर दे। अगर उसने 5% कर दिया तो 1% सभी बैंकों को इसको कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। मतलब 1% तो बहुत ज्यादा हो गया। आपको मैं बता दूं, 0.5% या 0.25% भी अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाती है तो आरबीआई के पास पैसे कितने आते पता है? बस केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से आरबीआई के पास आ जाते हैं। निजी बैंक को आप छोड़िए, केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से इतने पैसे पहुंच जाते हैं आरबीआई के पास। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर बाइलक 1% भी बढ़ाया तो ये बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया है और उस पैसे को क्या करना है? कम करना है। क्योंकि वस्तु कम है और लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो वस्तु को उससे ज्यादा मूल्य देकर खरीद रहे हैं, जिससे हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मुद्रा जो संकुचन है उसमें क्या होता है? मुद्रा संकुचन में अगर ध्यान दें, एक मिनट, मुद्रा संकुचन में क्या देखेंगे? तो मुद्रा संकुचन में होता क्या है कि कहीं ना कहीं मुद्रा को क्या किया जाता है? मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है। वैल्यू नहीं, मुद्रा की मात्रा, जो मुद्रा मार्केट में ज्यादा उसको क्या कर लिया जाता है? कम। अब सोचो 1% अगर ये बढ़ा तो 1% बढ़ने से क्या होगा पता है? जितने भी बैंक होंगे, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो चाहे वो निजी बैंक हो, सभी बैंक क्या करेंगे? अपना 1% यहां पे कवर करेंगे। लेकिन एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 1% कवर कर रहे हैं ना, तो वर्तमान बैंक के आकार का करेंगे। ऐसा नहीं कि उनका बैंक 2001 में 100 करोड़ रुपए में खुला था तो वो 4 करोड़ रुपए दे दिए, अब उनका 500 करोड़ रुपए का बैंक का आकार है वर्तमान में, तो भी उसी रेट से करेंगे। नहीं, अब उनको 5% जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा वर्तमान के हिसाब से जो उनके बैंक का आकार है, अर्थात 5 करोड़ रुपए। ये बात आप समझिएगा। ये नहीं कि पहले तब तो ये है कि जो पहले का खोला था वो तो फायदे में है, जो बाद में खोला वो घाटे में है, तो वो तो बाद वाला रोए और पहले वाला हंसे। ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ठीक है? आपके वर्तमान बैंक का जितना आकार है उसका आपको कवर करना पड़ेगा। आप ये सोचो, अगर इसने 5% किया तो 1% बढ़ाया तो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, निजी बैंक है, वो सभी बैंक क्या करेंगे? अपना 1% कहां जाकर जमा करेंगे? आरबीआई के पास। जब वो आरबीआई के पास जमा करेंगे तो जमा करने से क्या होगा? मार्केट से मुद्रा क्या हो गया? कम हो गया। कम कैसे हुआ? क्योंकि आरबीआई के पास जब वो पैसे जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं देंगे, जिससे लोग क्या करेंगे? अनावश्यक तरीके से वस्तुओं के जो मूल्य है उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे। एक तो उपाय ये हो गया। अब याद तो देखो, एक समस्या ये बची, अब कभी कभी कोई त्योहार हुआ, किसी भी त्योहार के समय में अगर कोई भी त्योहार, मान लो दिवाली है, दिवाली के त्योहार पर बहुत लोग हैं, बैंक में लोगों के कस्टमर होते हैं, तो जो कस्टमर होते हैं वो बैंक सोचता है कि ये हमारे अच्छा खासे कस्टमर है। अब जैसे मान लो किसी बैंक में आप जाते हो, लेन देन आपका अच्छा खासा होता है, तो बैंक थोड़ा आपको रिस्पेक्ट करता है, वो चाहता है कि आप वहां से, हमारे यहाँ से ही लोन लें।
अगर भाई लग मेरे वो बैंक में आ रहा है तो मैं उसको 9% पे दे रहा हूँ, लेकिन उसको लग रहा है कि दूसरा बैंक हमको 8.5% पे दे रहा है, तो हमारे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वो 8.5% पे लेगा। कारण क्या है कि आपको आधा परसेंट मत सोचिए, बड़े मूल्य में आधे की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। छोटे मूल्य में मान लीजिए आपको कम लगता है, वही 100 रुपए में आधा परसेंट देखेंगे तो आपको कम लगेगा, लेकिन वही 100 करोड़ रुपए में अगर आधा परसेंट देखेंगे तो आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। तो वो चाहेगा कि हमारे जो कस्टमर हैं मैं उनको दे पाऊँ। अगर बैंक, मान लो आरबीआई ने सिस्टम बढ़ाया, बैंकों के पास कैश कम बचा है, तो कैश कम रहेगा तो ज्यादा लोगों को कैश नहीं देंगे, जिससे मुद्रा क्या होगा, बैलेंस होगा। अब उसी समय में अगर मान लो कि फेस्टिवल है, त्योहार है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो बैंक वाला क्या करेगा, अगर उसका कस्टमर आया उससे पैसा मांगा, तो अगर वो पैसा मांगा तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर उसने पैसा मांग ही लिया लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो जानते हो एक्चुअल में वो उसे जाने देना नहीं चाहेगा, क्योंकि जानते हैं कस्टमर भगवान के समान माना जाता है। जैसे मान लो कोई बनिया की दुकान पर गए, ठीक, आप बनिया की दुकान पे गए, सारे सामान वहीं से लेते हो, डेली का तुम्हारा रूटीन है, तुम्हारा खाता चलता है महीने का, तुम उसके अच्छे कस्टमर हो। अब तुम ऐसे कुछ सामान अपने लिस्ट में लगाकर उसको दे दिए जो उसके पास नहीं है। अब बनिया का एक पर्पस जानते हो क्या बनेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि आप किसी दूसरे दुकान से जाओ लाओ, वो ये नहीं चाहेगा, और एक ही छत के नीचे आपको सारी वस्तुएं देने का वो कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपना कस्टमर तोड़ना नहीं चाहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जानते हो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने आदमी को दूसरी दुकान भेजकर वही वस्तु मंगवाएगा, और उसी रेट पर जितने रुपए में उसने खरीदा है उसी रेट में वो आपको देगा। क्यों देगा, क्योंकि आप उसके अच्छे कस्टमर हैं, अच्छे ग्राहक हैं। जब वो आपको देगा तो क्यों देगा, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप उसकी दुकान से दूसरी दुकान जाए। और हमें भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि वो किसी, उनके साथ उनका लगाव पड़ जाता है तो किसी दूसरे दुकान पे वो नहीं जाते, उनको अच्छा भी फील नहीं होता है, तो वो तो करेगा। अब बैंक के सब मतलब संदर्भ में अगर हम समझिए तो बैंक क्या करेगा, वो नहीं चाहेगा कि अगर हमारा व्यक्ति आया है, मान लो कार बनाने वाली कंपनी है तो उसे भी पैसे चाहिए, तो वो नहीं चाहेगा कि एक्चुअल में अगर हमारे पास कैश कम है तो हम इनको दूसरे बैंक की सलाह दें। क्यों, क्योंकि उसके रेट से ही, उसके इंटरेस्ट से ही तो वो क्या कर रहा है, अपना बैंक चला रहा है। ऐसे से कस्टमर है तो वो कहेगा कि रुकिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं इसके लिए। तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेगा, अब ये बात को थोड़ा समझ लो। तो जानते हो क्या करेगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई जानते हो क्या करेगा, बोलेगा कि आप, आरबीआई के पास जाएगा तो तुरंत तो पैसा नहीं देगा उसको, वो बोलेगा कि आपने जो 21 करोड़ रुपए के स्वर्ण या प्रतिभूति रखे हो वो क्या करो, हमारे पास लेकर आओ। अगर बाइला को उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 10 करोड़ रुपए मूल्य के स्वर्ण या प्रतिभूति लेकर किसके पास पहुंचेगा, आरबीआई के पास, अपना गिरवी रखने। क्या रखने, गिरवी रखने। जब यहां से वो गिरवी रखेगा और मान लो 10 करोड़ रुपए उसने आरबीआई से गिरवी रखकर अपना स्वर्ण या प्रतिभूति क्या किया, वो 10 करोड़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर वो रेट नहीं लगाएगा, लगाएगा, और उसी रेट को बोलते हैं बैंक रेट। इसका साधारण सी भाषा में अगर बात करें तो एक साहूकार होता है, सोनार का दुकान जानते होंगे, लोग जाते हैं वहां पे और अपने रकम को भी रखते हैं, बराबर, रकम भी रखा उन्होंने, उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी देते। सेम प्रोसेस वही है, मतलब अपना स्वर्ण या प्रतिभूति इसने 10 करोड़ रुपए मूल्य के यहाँ पे रखा और उसके लिए क्या किया, मान लो 6% पे इसने क्या किया, इसका बैंक रेट क्या है, 6% है, तो 6% के हिसाब से क्या किया इसने, इसको 10 करोड़ रुपए दे दिए। अब आप जब दोबारा वहां आरबीआई के पास जाओगे तो उसका जो आपने 10 करोड़ रुपए का अपना प्रतिभूति रखा है उतना उसको अदा करने के बाद ये रेट भी आपको देना पड़ेगा, और वह व्यक्ति पैसा लेकर आएगा, उसे 9%, 10%, 15% तक वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को देगा।
क्यों देगा? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि हमारा कस्टमर क्या हो, गड़बड़ हो, या हमारा कस्टमर के साथ जो हमारा रिलेशन है, संबंध है, वो बिगड़ नहीं पाए। तो इस आधार से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम हो गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तो था कुछ चीजें कि जो हम लोग ये चीज समझ रहे थे कि किस तरीके से मुद्रा को मार्केट से कम किया जाता है। अगर एक चीज आप ध्यान रखो, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम बैंक पढ़ेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, तो मैं आपको आरबीआई में सारी चीजों को समझा दूंगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल मत घबराइए और इसको ज्यादा मत सोचिए कि नहीं सर आप थोड़ा बाकी चीजों को थोड़ा डेट पे पढ़ाइए। मैं डेट पे ही पढ़ाऊंगा आपको, इतना आप ध्यान रखिएगा, पूरा टॉपिक में डेट पे ही पढ़ाऊंगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि आपको ये थोड़ा मुद्रा संकुचन समझ में आ जाए। अब इस चीज को समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक चीज हथकंडा क्यों अपना रहा है, क्योंकि उसको हर हाल में आरबीआई को मुद्रा क्या करना है, मार्केट में कम करना है। अब बाई लक मान लो मार्केट से मुद्रा कम हो गया, जैसे ही मार्केट से मुद्रा कम हो जाएगा तो भी समस्या खड़ी होने वाली, आपको पता है। अब लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन वस्तु है, अब लोग का जेबा गर्म नहीं, और जब जेब गर्म होता है तो आपको पता ही होगा कि जहां 10 रुपए खर्च करने होते वहां लोग थोड़ी भी मतलब ये नहीं देखते कि अरे यार 10 रुपए की बात है, छोड़ो हटाओ दे। लेकिन अगर आदमी के पास केवल 10 रुपए ही हो तो उसकी वैल्यू समझता है। तो जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो अब आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से पैसा क्या किया, अपने पास रख लिया। जब वो अपने पास रखती है तो मार्केट में हाहाकार मचेगा, और जब यही हाहाकार मचता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यही आरबीआई का कार्य है कि वो मुद्रा को क्या करे, फ्लो कराए मार्केट में। तो मुद्रा को फ्लो कैसे करेगी, तो जो 5% की है, सीआरआर की दर कितना परसेंट की है, 5%। अगर सीआरआर की दर 5% है तो एक चीज आप ध्यान रखना, इसको कर देगी कम, मतलब ये 3.5% कर दी या तो 3% कर दी, तो इससे क्या होगा कि सभी बैंकों के पास कैश वापस पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बढ़ा तो बैंकों ने उसको कवर किया, और कम होगा तो बैंक उनसे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो जिससे कैश आरबीआई के माध्यम से बैंकों के पास ज्यादा जाएगा, और जब बैंकों के पास ज्यादा जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, उसको मार्केट में फ्लो कराएंगे, जिससे मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ आपको, ठीक है। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, और छोटा छोटा वीडियो करके मैं 1-2 और बना दूंगा आपको, ठीक है। जैसे अभी आगे मुद्रा मूल्यांकन पढ़ेंगे, और उसके बाद विमुद्रीकरण भी देखेंगे, ठीक है। तेजी मंदी इस चीज को समझेंगे, तो थोड़ा हम सोच रहे हैं इसको छोटा छोटा करें, इस चीजें समझ में आए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।